गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अब नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशन पे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू 2.5 प्री एंड अर्ली होमिनिड्स। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका रीजन ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्रोनोस्टेडिग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रोनोस्टेडिग्राफी का मतलब है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो भी अर्ली होमिनिन्स हैं उनके बारे में काफी कुछ पूछा जाएगा कि किस ऑर्डर के अंदर है, कौन सा सीक्वेंस है, किसने उनको डिस्कवर किया, कौन से ईयर में डिस्कवर किया, कौन से डिराइव फीचर है, कौन से प्रिमिटिव फीचर्स है, ये सब। तो इसलिए इस वाले पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से ध्यान दें क्योंकि इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अर्ली होमिनिन डिस्कवरी इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल एंटिक्विटी फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। तो इनको प्रॉपर क्रोनो सीक्वेंस देनी है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। और अब जब सीक्वेंस की बात करते हैं तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब एक्सटिंक्ट प्राइमेट की बात कर रहे थे तो एक्सटिंक्ट प्राइमेट वाला वो था मायोसिन एंड ओलिगोसिन। तो ये आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है डीप टाइम, उसको आप अच्छे से याद कर लें। फर्स्ट ये है कि ये जो सारी स्टोरी जो है हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे वो है सीनोजोइक एरा की। एंड सीनोजोइक एरा इट स्टार्टेड आफ्टर द केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट। वो एक बाउंड्री है क्रिटेशियस पेलियोजन की। और कुल मिला के ये वही बाउंड्री है जिसके बाद डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और फिर प्राइमेट्स को रेडिएट होने के लिए अच्छा खासा निश मिल गया। तो हमारी पूरी स्टोरी जो है वो सीनोजोइक की है एंड इट स्टार्टेड 66 मिलियन ईयर्स अगो। फिर यह है कि इस एरा के जितने भी ईपोक्स हैं वो यहाँ से इस तरह से डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है पेलियोसिन, उसके बाद है इयोसिन, उसके बाद है ओलिगोसिन, उसके बाद मायोसिन, उसके बाद प्लायोसिन, देन प्लेस्टोसिन एंड उसके बाद जो प्रेजेंट अभी चल रहा है होलोसिन। तो अब आपको यहाँ पे जो क्लियरली जो पैटर्न है वो यही है। जो एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स हैं वो सब इयोसिन, ओलिगोसिन एंड मायोसिन यहाँ से बिलोंग करते हैं। और आपके सिलेबस के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे ओलिगोसिन एंड मायोसिल फॉसिल्स के बारे में बोला है। तो यहाँ पे जो फॉसिल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो इन दोनों इपोक से है। फिर इससे पहले जो है वो प्रोटो स्पीसीज हैं, प्रोटोप्राइमेट्स ये। फिर अब हम इस टॉपिक में जो स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ पे मायोसिन बाउंड्री से शुरू होगा। और यहाँ पे ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों इपोक्स हैं, उनको लिया जाएगा प्लायोसिन एंड प्लेस्टोसिन की। तो अब इनको पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं। तो पेलियोसिन जो है वो 66 से लेकर 56 तक। फिर इयोसिन की बात करते हैं, ये है 56 से लेकर 34 मिलियन ईयर्स तक। फिर ओलिगोसिन की बात करते हैं, ये 34 से लेकर 23 मिलियन ईयर्स। फिर मायोसिन की बात करते हैं, इट इज फ्रॉम 23 टू 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 23 और 5.3। फिर उसके बाद हम प्लायोसिन को लेते हैं तो इट इज फ्रॉम 5.3 टू 2.58 मिलियन ईयर्स। ये सब MY है, मिलियन ईयर्स। फिर उसके बाद जो आगे हमारे काम का जो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है वो है प्लेस्टोसिन। तो प्लेस्टोसिन इट स्टार्टेड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो एंड वेंट थ्रू 11,700 ईयर्स अगो। फिर 11.7 के से प्रेजेंट जो है वो होलोसिन के अंदर है। तो ये काफी कंजेस्टेड हो गया लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पेलियोसिन 66 टू 56 MYA, इयोसिन 56 टू 34। तो इनके अंदर वेरिएशंस हैं, मैं आपको राउंडेड जो फिगर्स है वो बता रहा हूँ। ओलिगोसिन 34 टू 23, मायोसिन 23 टू 5.3, प्लायोसिन 5.3 टू 2.58, प्लेस्टोसिन 2.58 टू 11.7 के और ये प्रेजेंट। और ये आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी हम अर्ली जो प्री एंड अर्ली होमिनिड्स हैं उनके अंदर हम प्लायोसिन एंड प्लेस्टोसिन इन दोनों को खास तौर पे देखेंगे। और जो उसके एज पे है मायोसिन, जहां से ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये तीन टाइमलाइन आपको प्री एंड अर्ली होमिनिड्स के बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और यही वो टाइम थे जहाँ पे एप्स स्प्लिट हुए अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो। फिर
ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज जो है वो स्प्लिट हुए अराउंड 7 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो टाइम है पर्टिकुलर मायोसिन प्लायोसिन प्लेस्टोसिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो ये है मायोसिन 23 टू 5.3, प्लायोसिन 5.3 टू 2.58 एंड दिस 2.58 टू 11.7 के, ये पर्टिकुलर टाइम है। क्योंकि ये जब दिमाग में रखते हैं तब हमें आइडिया हो जाता है कि पर्टिकुलर जो भी होमिनिन है वो किस ईपॉक से बिलोंग करता है। तो ये पैटर्न जो है एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट एंकर का काम करता है। तो फिर जिसमें ये जितने भी क्रोनोस्टेडियोग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें ये जो पर्टिकुलर एंकर्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है साइलेंथ्रोपोस चिडेंसिस, सो इसकी एज है 7 to 6 मिलियन ईयर्स अगो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है, जो नेक्स्ट कह सकते हैं क्लोज फॉलो अप है, वो है ओरोरिन टुगेनेंसिस का, विच इज अराउंड 6 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रेमिडस, आर्डिपिथेकस रेमिडस, विच इज अराउंड 4.4 मिलियन ईयर्स अगो। एंड उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस सारे। सो ये एक और चीज आप ध्यान में रखें कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस जो है दोनों ग्रेसाइल हो गए या रोबस्ट हो गए, दोनों ही दे स्टार्टेड अराउंड 4 मिलियन ईयर्स अगो। तो वो एक बाउंड्री आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो जब 4 मिलियन ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा है कि मायोसिन जो है इट रैन फ्रॉम 23 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। सो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस हैं दे clearly evolved in the very late Miocene। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबके जो पर्टिकुलर इपोक्स हैं वो उनको आप एंकर कर सकते हैं इसमें। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस हैं इट इज 3.9 to 2.9। ठीक है, तो अब एक बार इपोक्स वाला देख लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस आ सकता है सबके पर्टिकुलर स्पीशीज हैं और जो होमिनिन्स हैं उनके इपोक्स को लेकर। तो ये अभी हमने देखा ये है मायोसिन। फिर इसी के बाद जब प्लायोसिन की बात करते हैं तो अगेन 5.3 to 2.58, तो इनको क्लियरली प्लेस कर सकते हैं। जैसे आर्डिपिथेकस जो है वो एक प्लायोसिन होमिनिन है, फिर चिडेंसिस जो है वो एक मायोसिन होमिनिन है, अफेरेंसिस जो है वो एक प्लायोसिन होमिनिन है, फिर टुगेनेंसिस जो है वो एक मायोसिन होमिनिन है। इस तरह से तो ये इनकी डेट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct chronological evolutionary sequence for the following East and South African hominins? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये है ईस्ट एंड साउथ अफ्रीकन की। और अब इनके अंदर जो प्लेस करना है इनको, तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं अफ्रीकानस की। ओके ओके ओके, ये सारे ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस ही हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है वो असल में ये ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस हैं उनको सीक्वेंशली अरेंज करना। तो सबसे जो पहली डिस्कवरी है, जो बेस लाइन डिस्कवरी है, इट स्टार्टेड विद अनामेंसिस विच इज अराउंड 4.2 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अफेरेंसिस है जो 3.9 to 2.9, जो अभी उससे पहले ऊपर वाले में देखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी में वो है अफ्रीकानस। तो अफ्रीकानस जो है इट इज अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स अगो। और फाइनली बोइजाई और विच इज अराउंड 2.3 मिलियन। तो ये इनकी सीक्वेंस है, याद रखें। पहले एनामेंसिस, उसके बाद अफेरेंसिस, फिर अफ्रीकानस एंड देन पैरेंथ्रोपोस। फिर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज डायरेक्शन सिलेक्शन का है और एंसेफलाइजेशन का, कि होमिनिन्स के अंदर यही क्रेनियल कैपेसिटी ये किस तरह से किस डायरेक्शन में बढ़ी। तो और ये हम जानते हैं कि जब हम डायरेक्शन सिलेक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर हम जो होमिनिन एंसेफलाइजेशन है वो ज़रूर रखते हैं, क्योंकि होमिनिन्स के अंदर जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टडीली बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि कहीं बढ़ी है फिर घट गई है, ऐसा नहीं, एक स्टडी इंक्रीज है। तो यहाँ भी हम ये जितने भी होमिनिड्स हैं इन सब के देखते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो सबसे पहले इसमें सबसे लोवेस्ट से शुरू करते हैं। तो ये भी आप जो
क्लियरली अगर आप जब ये डायरेक्शन सिलेक्शन समझ सकते हैं एनसेफेलाइजेशन का, कि जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली या ग्रेजुअली वो बढ़ती ही रही है, तो इसी को ध्यान में रख के हम जो होमिनिड्स हैं, जिस सीक्वेंस में वो इवॉल्व हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम एनसेफेलाइजेशन भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि चिडेंसिस जो है इट इज अराउंड 7 मिलियन ईयर्स ओल्ड, तो उसी हिसाब से ये सबसे होमिनिन के अंदर ओल्डेस्ट है, तो इसी के अंदर क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो सबसे कम होगी, 320 to 380 cc, है ना, क्लोज कॉल विद द एप्स एंड चिंपैंजीज। फिर अफेरेंसीज की बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो वो सेम वही लैडर है, इवोल्यूशनरी लैडर है, जो हम एज के हिसाब से हम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट की तरफ आएंगे, तो उसी में अगर एज डिसेंडिंग है तो साथ में जो एनसेफेलाइजेशन है वो असेंडिंग है। तो अफेरेंसिस के अंदर इट इज अराउंड 380 to 430, जो आप देख सकते हैं क्लियरली अ जंप। फिर उसके बाद अफ्रीकानस की बात करते हैं जो नेक्स्ट उस सीक्वेंस में आता है, तो वो है 450 to 500 cc। अगेन आप डायरेक्शनल एनसेफेलाइजेशन देख सकते हैं। और फाइनली रोबस्टस के अंदर इट इज अराउंड 500 to 530, सिमिलर टू गोरिल्ला। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 4, कि साइट मतलब जहां भी फॉसिल मिला है और डिस्कवरी साइट, तो यहाँ पे देख लेते हैं। और इनमें भी क्लियर कट जो कह सकते हैं पैटर्न्स हैं, जैसे साइलेंथ्रोपोस चिडेंसिस जो है इट वाज फाउंड इन चाड, सो फर्स्ट का क्लियरली थर्ड होगा। फिर सेकंड ओरोनिन टुगेनेंसिस की बात करते हैं, इट वाज फाउंड इन टुगेन हिल्स केन्या, तो ये इसका फर्स्ट हो गया। फिर रेमिडस की बात करते हैं तो इट वाज फाउंड इन इथियोपिया, ठीक है, इन अरामिस, तो ये इसका सेकंड हो गया। और फिर फाइनली जो अफेरेंसिस की बात करते हैं इट वाज फाउंड इन हैदर इथियोपिया। फिर यहाँ पे रिसर्चर्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो बार बार आता है, वो है फॉसिल स्पेसिमेन, कौन सा फॉसिल है, क्या उसका निकनेम है, और फिर किसने उसको डिस्कवर किया। तो सबसे पहले यहाँ पे टूमाई की बात करते हैं, साइलेंथ्रोपॉस का निकनेम है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिचेल ब्रूनेट 4। सो एंड यही भी याद रखिए आप कि मिचेल ब्रूनेट जो है ही आल्सो डिस्कवर्ड द दिस वन बहरल गजाली, जो आगे एक क्वेश्चन आएगा इसका, बहरल गजाली। फिर लूसी, जो आप फेमस जानते हैं, जो बीटल बैंड का जो ऑस्ट्रेलोपिथेसन है लूसी, और लूसी निकनेम है एंड इट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस। सो ये लूसी वाज फाउंड बाय डोनाल्ड जॉनसन। फिर टोंग चाइल्ड, सो टोंग चाइल्ड जो है वो अफ्रीकानस का निकनेम है, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट एंड जिन्स, ठीक है, विच इज इसके लिए कई बार OH5 भी यूज करते हैं, है ना, OH5 यानी ओल्ड वी होमिनिड एट साइट 5। तो ये वाला जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय मैरी लीकी। तो मैरी लीकी जो है आप बिल्कुल उसको कई कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पे ओल्ड वी गॉड जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है आप ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ये आप बिल्कुल याद रखें, OH, दैट इज ओल्ड वी होमिनिड्स। ओल्ड वी होमिनिड्स जो है, तो इस पर्टिकुलर सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ही नहीं, आप आर्कियोलॉजी की बात करें उसमें डेटिंग मेथड्स आते हैं, तो डेटिंग मेथड्स के अंदर भी ये वाला काफी आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है फॉसिल स्कल्स मिलते हैं, स्कल या बोन मिलती है, तो बोन के लिए जो फन डेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट फ्लोरीन यूरेनियम नाइट्रोजन, एक ये डेटिंग मेथड जो है वो काम आता है। फिर उसी के साथ ऑब्सीडियन हाइड्रेशन डेटिंग जो है वो थर्ड, फिर इसके अंदर फ्लोरीन डेटिंग सेपरेटली है जो है, तो फ्लोरीन डेटिंग भी है, नाइट्रोजन डेटिंग भी है। तो इस तरह से काफी सारे डेटिंग मेथड के अंदर ये साइट बार बार बीच में आएगी, तो वो भी आप ध्यान रखें। फिर 6 क्वेश्चन पे आते हैं, होमिनिन टैक्सा एंड देयर एनाटॉमिकल फीचर्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले रेमिडस की बात करते हैं, वो काफी एक इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अदर अगर हम देखें तो ज्यादातर जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स है, उन्हीं के अंदर दो लाइन है, एक जो ग्रेसाइल है और एक रॉबस्ट है।
तो रोबस्ट वाले जो है वो सारे पैरेंथ्रोपॉड्स हैं। तो यानी ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्लियर है। लेकिन आर्डिपिथेकस जो है उसको एक सेपरेटली एक न्यू जीनस के अंदर रखा गया है। और वो क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रिमिटिव और डिराइव फीचर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो है इसके अंदर सेकंड वाला कि आर्डिपिथेकस के अंदर एक अपोजिबल हेलक्स है। जो हेलक्स मतलब जो पैर का अंगूठा जो है इट इज अपोजिबल है। सो अपोजिबल इसका मतलब है कि जैसे हमारा जो हाथ का अंगूठा है पोलेक्स इट इज अपोजिबल। अपोजिबल मतलब जो अंगूठा है वो किसी भी डिजिट की टिप को टच कर सकता है। तो यानी अपोजिबल को आप एक अलग साइंटिफिक टर्म है दैट इज अडक्शन, या फिर इसको दूसरा अगर आप टर्म इसको कहें तो दैट इज प्रीहेंसाइल, या फिर प्रेसिजन ग्रिप। तो प्रेसिजन ग्रिप क्लियरली बहुत सारे लोग समझते हैं। तो अपोजिबिलिटी जो है वो क्लियरली ग्रिप से रिलेटेड है। तो यानी अगर अपर लिम्स जो हमारे हैं उनमें जो पोलेक्स है हाथ का अंगूठा वो अपोजिबल है तो हम कोई भी चीज पकड़ सकते हैं, ट्री जो ब्रांचेस हैं वो पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारा पैर का अंगूठा जो है वो अपोजिबल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ जो हमारे जो पैर का अंगूठा है वो ट्री ब्रांचेस को नहीं पकड़ सकता, वो सिर्फ चलने के लिए है। आर्डिपिथेकस की बात करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों फीचर्स हैं। यानी जो पैर का अंगूठा है वो पेड़ों की जो टहनियां हैं ब्रांचेस हैं उनको पकड़ सकता है। लेकिन जो उसका पेल्विस है उसके अंदर बाइपीडियल ऑल्टरेशन है। तो ये दोनों फीचर एक साथ होने की वजह से उसको फिर अलग ही जीनस के अंदर रखा गया है। और साथ में जो आर्डिपिथेकस का जो लोकोमोशन है उसको फैकल्टेटिव बाइपेडलिज्म कहा है। फैकल्टेटिव बाइपेडलिज्म का मतलब ये है कि बाइपेडलिज्म कंडीशनल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बॉयजेई की तरफ आते हैं। पैरेंथ्रोपोज बॉयजेई रॉबस्ट है, और रॉबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस जो हैं दे वेंट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्योंकि दे हैड दिस स्पेशलाइज्ड डाइट। स्पेशलाइज्ड डाइट का मतलब ये होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फूड कैटेगरी से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है। स्पेशलाइज का मतलब यहाँ पे स्पेशल फीचर्स नहीं है। स्पेशलाइज मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स है उनका और वो सोर्स फिक्स है। और जैसे अगर हम अपनी बात करें रेस्ट ऑफ द होमिनिन्स दैट सर्वाइव दैट इवॉल्व ऑल ऑफ अस वी हैव जनरलाइज्ड डाइट। जनरलाइज्ड डाइट मतलब हमारे बहुत सारे सोर्सेज है हमारे। जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन है, फिर वो मीट कंजम्पशन भी है, फिर उसमें भी एक पूरी ना रेंज है, फूड रेंज है। ठीक है। वैसे ही रॉबस्ट जो है उस टाइम पे उनकी स्पेशलाइज्ड डाइट थी ताकि जो कि टफ एंड अब्रेसिव फूड है जिनको फॉल बैक फूड कहते हैं। तो इनकी वजह से वो लोग जो है वो टाइम के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाए एंड दे वेंट इनटू एक्सटिंक्शन। अब ये है कि अगर टफ एंड फॉल बैक फूड है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में एक्सटिंक्ट प्राइमेट और एक्सटेंट प्राइमेट दोनों के अंदर हमने देखा है कि जैसे गोरिल्लाज वगैरह जो है उनकी मैसिव सैगिटल क्रेस्ट है। तो सैगिटल क्रेस्ट जो है स्कल के बीच में जो जैसे ये स्कल होता है तो स्कल में ये वाली जो मसल्स हैं तो ये वाली जो बोन है ये होती है टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे ये टेम्पोरल बोन जो है ये जो मैस्टिकेशन है च्यूइंग जो है च्यूइंग प्रोसेस तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर फूड जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड टफ एंड अब्रेसिव फूड है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यही टेम्पोरल मसल्स जो हैं दे ग्रो लार्जर, और जहाँ पे बीच में इनकी इन्हीं मतलब एक्सटेंशन की वजह से इस इन टेम्पोरल मसल्स को सपोर्ट करने के लिए बीच के अंदर एक क्रेस्ट होती है जिसको सैगिटल क्रेस्ट कहते हैं। तो यही फीचर की बात करते हैं तो बॉयजेई के अंदर ये दोनों चीजें। मेगाडोंटिया इसका मतलब होता है कि जो ग्राइंडिंग है च्यूइंग टीथ जो है वो मैसिव है। तो वो तो क्लियरली एक सीधा सा ही रिलेशन है। डेंटिशन और डाइट का सीधा रिलेशन होता है, जैसी डाइट होगी वैसे दांत होंगे। वो अगर टफ एंड अब्रेसिव फूड है तो उसी वजह से मैसिव मोलर्स हैं, और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए सैगिटल क्रेस्ट है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम चडेंसिस की बात करते हैं। तो चडेंसिस इस पूरी होमिनिड लाइन के अंदर ओल्डेस्ट कैंडिडेट है।
तो क्लियरली है कि जो ब्रेन साइज है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए कौन सा है, हाँ सॉरी, स्मॉल ब्रेन साइज हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि ओल्डेस्ट है। लेकिन इसी के साथ ये इसका एक प्रिमिटिव फीचर है, बट डिराइव फीचर जिसकी वजह से इसको होमिनिड के अंदर रखा गया है वो है ऑर्थोग्नेथिक फेस। ऑर्थोग्नेथिक फेस का मतलब है कि जो जॉ है इट हैज बीन रिड्यूस, तो फेस जो है वो फ्लैट है, बट जो रिजेस जो है उसकी वो भी मैसिव है। तो ये चिडेंसिस का हो गया। और फाइनली फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस की बात करते हैं जो कि ग्रेसाइल है, ठीक है। अब ग्रेसाइल है तो इनमें से कौन सा बचा है, ये इसका हो गया, ये, फिर ये इसका हो गया, तो बचा हुआ है अब ये, हाँ, तो इसके अंदर भी दोनों फीचर्स हैं, प्रिमिटिव एंड डिराइव्ड। तो प्रिमिटिव फीचर्स ये है वो है सब नेजल प्रोग्नेथिज्म। सो प्रोग्नेथिज्म का मतलब है कि जॉ जो है बाहर की तरफ इट इज प्रोजेक्टिंग आउट, ठीक है, इट इज प्रोट्रूडिंग आउट। तो प्रोग्नेथिज्म जो है वो यूजुअली जो प्राइमेट्स हैं, एप्स हैं, उन सब का फीचर होता है। लेकिन यहाँ पे अफेरेंसिस के अंदर ये फीचर अवेलेबल है, तो वो एक प्रिमिटिव फीचर्स, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो इसी तरह से होता है। एक लिंक जो पीछे वाली चेन जो है, जो आपका स्टेम है उससे होगा, और एक जो फ्यूचर है, जो आने वाली स्पीशीज है जिसमें आप ट्रांजिशन हो रहा है, वो होगा। तो जो पीछे वाली जो स्पीशीज हैं, ये कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल स्पीशीज, उनके साथ जो भी कनेक्शन होगा वो प्रिमिटिव होगा। और जो फ्यूचर स्पीशीज है जिसमें आप जा रहे हैं, डिसेंडेंट स्पीशीज, तो वो डिराइव होगा। तो एक ये प्रिमिटिव हो गया, बट साथ में वेलगस एंगल। तो वेलगस एंगल आपको बताया है कि जो जैसे जो पेल्विस है, हम लोगों का पेल्विस एक बाउल शेप है, और ये नी है। तो हमारा जो पेल्विस, जो क्या कह सकते हैं, जो नी है, वो बिल्कुल यहाँ पे इस पेल्विस के नीचे परपेंडिकुलर नहीं है, बट स्लाइटली एक एंगल पे है, ठीक है। तो इस एंगल को बोलते हैं वेलगस एंगल, और ये एंगल सजेस्ट करता है कि बाइपेडलिज्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है पॉपुलेशन डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें है ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस रिवील्ड एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ अर्ली होमिनिन्स। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस के अंदर दोनों ही ग्रेसाइल एंड रॉबस्ट, दोनों ही जो वेरिएंट्स हैं वो नजर आए। और बाकी आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर कितने आपके पास वेरिएंट्स हैं, जो सब स्पीशीज हैं। अफेरेंसिस हो गया, अफ्रीकानस हो गया, एनामेंसिस हो गया, फिर यहाँ पे पेरेंथ्रोपोज है, और पेरेंथ्रोपोज के अंदर भी अगर आप देखें तो बॉयजे हो गया, ठीक है, फिर कडाबा हो गया, ऐसे। तो बिल्कुल एक अडेप्टिव रेडिएशन है। और ये रीजन इसका ऑस्ट्रेलोपिथेसिस शो मार्क्ड इंटरजेनेरिक डिफरेंसेस, और वो भी सही है, क्योंकि रॉबस्ट एंड ग्रेसाइल की बात करते हैं तो दोनों की जो जो डेंटिशन है, डाइट है, और उनकी जो फेशियल मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग है। जैसे रॉबस्ट में अभी आपको बताया ही कि डाइट उनकी स्पेशलाइज है, सैगिटल क्रेस्ट है, मैसिव जाइगोमेटिक आर्चेज हैं, मैसिव चीक बोन है, ठीक है, फिर मैसिव मोलर्स हैं। तो उनकी डाइट, उनकी जो फेशियल मोफोलॉजी है वो बिल्कुल उनकी डाइट पे डिपेंड करती है। ग्रेसाइल के अंदर ये सारे फीचर्स जो है बहुत ही राउंडेड एंड स्मूथ है, और वजह उसकी जनरलाइज डाइट। तो ये डिफरेंसेस हैं, इंटरजेनेरिक डिफरेंसेस, तो दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं टेफोनॉमी पे। सो टेफोनॉमी इज मतलब होता है साइंस ऑफ डिके। तो assertion है the osteodontoceretic culture proposed by Raymond Dart is widely rejected by contemporary biological anthropologists। यह बिल्कुल सही है। तो एक बार देख लेते हैं ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर क्या है। तो जब रेमंड डार्ट जो है, व्हेन ही डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, तो यहाँ पे सॉरी, ये अफ्रीकानस, तो जब अफ्रीकानस के जो फॉसिल्स वगैरह मिले, तो उन्हीं के साथ जिस मतलब केव्स में जो है, कह सकते हैं जो रिफ्ट वैली की जो केव्स हैं, तो वहां पे अफ्रीकानस फॉसिल्स हैं, उनके भी स्कल के अंदर एक पंक्चर वूड था, एक
स्कल के अंदर एक पंक्चर था। फिर ऐसा ही और भी वहां पे बोन्स वगैरह मिली अदर मैमल्स की, अदर स्पीशीज की, उनके स्कल के अंदर भी वो पंक्चर। तो यहाँ पे फिर ये रेमंड डार्ट ने कहा है कि जो अफ्रीकानस जो थे, दे वर किलर एप्स, कि वो अपने जो भी उनका टारगेट है, जो उनका प्रे है, उस प्रे को वो मतलब उसको कंज्यूम करने से पहले उसका स्कल पंक्चर करते हैं। और यहीं पे फिर ये चीज भी सामने आई कि जो अफ्रीकानस है ना, इट वाज हाईली यू नो प्रेडेटरी। तो ये वाला जो है, ये रेमंड डार्ट का जो सेकंड प्रोपोजिशन, सेकंड हाइपोथेसिस है किलर एप की। फिर ऑस्ट्रोडोंटोकिरेटिक जो है, ये रेमंड डार्ट ने दी किलर एप की बात में। कि फर्स्ट तो आपको बता दिया कि जो अफ्रीकानस जो था, ये रेमंड डार्ट ने कहा कि दिस स्पीशीज मस्ट हैव बीन क्वाइट रॉबस्ट प्रेडेटर, ठीक है, एंड प्रोन टू किलिंग, ठीक है। ऑस्टियोडोंटोकिराइटिक के अंदर ये कहा है कि जो बोन्स वहां पे केव्स वगैरह मिले, तो ये है कि वो अफ्रीकानस जो है वो उन्हीं बोन्स को टूल्स एंड वेपन्स की तरह यूज कर रहे थे। तो एक साथ में ये जो चीज नई डाली वो यही है कि एक मीट कंजम्पशन के लिए तो वो मार ही रहे थे, उसके अलावा उन्हीं बोन्स को वो वेपन्स के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन अब वो जो आइडिया है, इट हैज बीन रेफ्यूटेड। तो वो वो आइडिया जो है, इट वाज रिफ्यूटेड बाय सी के ब्रेन। तो सी के ब्रेन ने एक स्टडी की सेम उसी साइट की, और फिर वहां पे ये चीज पता चली कि नहीं, एक्चुअल में ये जो प्रेडेशन है, जो पंक्चर वुड्स वगैरह जो है, ये लेपर्ड की वजह से, वाइल्ड कैट्स की वजह से है, ठीक है। और यहीं पे फिर सी के ब्रेन ने वो एक स्टडी पब्लिश की थी, हंटर और हंटेड, कि अफ्रीकानस या ऑस्ट्रेलोपिथेसिस जो है वो हंटर है, किलर एप्स हैं, या दे आर बीइंग हंटेड। तो पता चला है कि जो लेपर्ड्स या वाइल्ड कैट्स हैं, तो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने प्रे को केव्स के अंदर लेके आते हैं और वहां पे वो उनके स्कल को पंक्चर करते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता दी। जो सी के ब्रेन का जो टेफोनॉमिकल एनालिसिस है, उससे पता चला है कि ये जो बोन एक्यूमुलेशंस हैं और पंक्चर्स वगैरह जो है, ये कार्निवोर्स, जो लेपर्ड्स वगैरह हैं, उनकी वजह से है। तो यही पे यहाँ पे सी के ब्रेन ने जो हाइपोथेसिस दी वो थी लेपर्ड प्रेडेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ardipithecus stramidus is classified as a facultative biped, जो अभी आपको बता दिया कि इसके अंदर प्रिमिटिव एंड डिराइव फीचर्स दोनों है। वो ये है कि एक अपोजिबल टो भी है। अपोजिबल मतलब पैर का अंगूठा ग्रिप कर सकता है, बट साथ में जो पेल्विस मॉडिफिकेशन है, दे सजेस्ट बाइपेडलिज्म, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे उसका बाइपेडलिज्म है वो फैकल्टेटिव है, कंडीशनल है, कि अगर जो लोअर लिम्स हैं, अगर वो प्रीहेंसाइल है, तो रेमिडस जो है बिल्कुल पेड़ों की टहनियाँ ब्रांचेस हैं, उन पे उसका आर्बोरियल लोकोमोशन हो सकता है। बट साथ में जो पैर है, वो उनके अंदर भी पेल्विक ऑल्ट्रेशंस हैं, तो वो चल भी सकता है। तो एक कंडीशन की वजह से इसको फैकल्टेटिव कहता है, ठीक है, ऑब्लिगेट नहीं है। ऑब्लिगेट मतलब हम लोग जो हैं, जैसे वी आर ऑब्लिगेटेड, कि हम हमें पैर दिए हैं, वो हमारे पैर जो है चलने के लिए हैं, अब उनसे हम कुछ कर नहीं सकते, उनसे हम, है ना, पेड़ों पे चढ़ नहीं सकते हैं, उनसे कोई ग्रिप नहीं कर सकते वगैरह, ठीक है। तो ये आपको बता दिए, ये रीजन है। ए, एक डाइवर्जेंट ग्रास्पिंग हेलक्स, अपोजिबल ग्रास्पिंग प्रेसिजन ग्रिप हेलक्स, और साथ में पेल्विक मॉडिफिकेशन। फिर 10th, इसमें द रिकवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहरेल गजाली, जो मैं आपको बताया था। तो बहरेल गजाली इट चैलेंज द ट्रेडिशनल ईस्ट साइड स्टोरी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे पहले एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दी थी, ईव्स कॉपन्स, ईव्स कॉपन्स कोपान्स, फ्रेंच वर्ड है तो इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है। तो ईव्स कोपान्स, तो यहाँ पे कोपन्स ने ये
ये हाइपोथेसिस दी कि ज़्यादातर जो होमिनिड्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर दे आर सिचुएटेड इन द ईस्ट साइड ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के सब ईस्ट साइड में ही है। और फिर यही जो ईस्ट साइड है, इट इज द कैटल ऑफ ऑल होमिनिड इवोल्यूशन। तो ये कॉपन्स का आइडिया था, लेकिन बाद में मिचेल ब्रूनोट ने ये इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहरैल गजाली इसको डिस्कवर किया था चार्ट के अंदर, जहाँ पे चिडेंसिस पहले मिला था। तो जो चार्ट जो है वो रिफ्ट साइड के काफ़ी वेस्ट में है। तो इस आइडिया से जो ये ईस्ट साइड हाइपोथेसिस है, इट वाज कंप्लीटली रेफ्यूटेड। फिर 11th की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड अ वेल प्रिजर्व juvenile specimen of a tongue and named it Australopithecus africanus। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए मंडार्ड। तो एक जुवेनाइल यानी एक यू नो बच्चे का स्कल मिला, तो यहाँ पे रेमंड डार्ट ने फिर उसको अफ्रीकानस नाम दिया। फिर 12th पे आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन एक्सप्लिसिटली कैरेक्टराइज द रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस। तो यहाँ पे वो सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन बताने हैं जो रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस के हैं। तो आइडिया आपको दे दिया था पहले ही। सैगिटल क्रेस्ट है ताकि वो जो टेम्पोरल बोन है और मसल्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए। फिर हैवी पोस्ट कैनाइन मेगाडोंटिया, तो मैसिव मोलर्स हैं, ग्राइंडिंग टीथ है। फिर सी है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टिंग और नैरो फेसेस विद रिड्यूस जाइगोमैटिक्स, जो कि नहीं। अगर सैगिटल क्रेस्ट मैसिव है, मोलर्स एंड ग्राइंडिंग टीथ जो है वो मैसिव है, तो जाइगोमैटिक्स का मतलब होता है चीक बोन्स, तो वो नैरो नहीं हो सकती, वो रिड्यूस नहीं हो सकती, तो ये नहीं है। फिर ये हाईली फ्लेयर जाइगोमैटिक आर्चेस, वो सही है। फ्लेयर मतलब कि वो उनकी साइज जो है वो मैसिव है, सो दे आर पुशिंग आउट या दे आर प्रोजेक्टिंग आउट। तो यहाँ पे अब 3 है, ए बी एंड डी। नेक्स्ट 13 थे। The fossilized footprint trail discovered at Laetoli, Tanzania, which demonstrated an adducted big toe and definitive heel strike bipedal stride, is associated with the which species। तो यही है कि तंजानिया के अंदर जो फॉसिल फुटप्रिंट्स मिले हैं, लाइतोली फुटप्रिंट्स, जो कि वोल्केनिक ऐश के अंदर, और ये आप फेमस जानते हैं कि इसी नाम पे लूसी दिया है। तो लूसी में आपको याद रखना है कि ये डिस्कवरी इट वाज अंडरटेकन बाय लीकी। सो ये है कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है, वो ये है कि उस वोल्केनिक ऐश के अंदर जो फुटप्रिंट मिले हैं, तो उससे कैसे पता चला होगा कि वो एक बाइपीडल था। तो वहाँ उन फुटप्रिंट को देखकर जो चीज़ समझ में आई वो है अडक्शन। सो अडक्शन हो गया, या नॉन अपोजिबिलिटी कह सकते हैं, या नॉन ग्रेप कह सकते हैं। तो उस फुटप्रिंट के अंदर यही चीज़ दिखी कि वो जो हेलक्स है, इसमें बिग टो है, इट इज अलाइन, इन लाइन या अलाइन। इन लाइन मतलब ये होता है कि अदर जो डिजिट्स हैं उनके पैरेलल है, इसको अडक्शन बोलते हैं। अदर डिजिट्स के पैरेलल है, इसका मतलब है कि वो ग्रिप के लिए काम नहीं आ सकता। ठीक है, तो ग्रिप के लिए काम नहीं आएगा तो वो फिर किसके लिए है? बाइपेडलिज्म के लिए, जो हमारे अंदर है। तो हमारा जो बिग टो है वो भी अडक्टेड है, नॉन अपोजिबल। तो ये वाला जो है क्लाइथोली फुटप्रिंट्स, ये है स्पीशीज के, इसको अफेरेंसिस के, लूसी या अफेरेंसिस। फिर साइलेंथ्रोपॉस चिडेंसिस, करेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो चिडेंसिस जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिचेल ब्रूनेट अगेन इन नॉर्दर्न चार्ट। तो बिल्कुल आप ये एक और याद रखें, मिचेल ब्रूनेट जो है चिडेंसिस के अलावा जो अभी पहले देखा बहरल गजाली, ये दोनों ये मिशेल ब्रूनेट के नाम पे है। फिर बी एग्जिबिट्स एन एंटीरियरली प्लेस्ड फोरामेन मैग्नम सजेस्टिव अर्ली बाइपेडल बिहेवियर, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, और फोरामेन मैग्नम आप मैग्नम का आप जानते हैं
कि वो होल जिसके अंदर जिसके थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्कल से अटैच होती है, ठीक है, और हमारे अंदर जो उसका प्लेसमेंट है वो सेंटर के अंदर है। तो यानी फोरामन मैग्नम जितना अंदर की तरफ सेंटर की तरफ आता हुआ दिखेगा उतना ही वो बाइपेडलिज्म को सजेस्ट करता है, ठीक है। और एवरेज ब्रेन साइज बिल्कुल नहीं है, जो आपको पता है ये यहाँ पे क्लियरली आप जो एंकर अगर याद रखे हैं क्रोनो स्टडीग्राफी के, कि जो ओल्डेस्ट स्पेसिमेन है वो उन सब के अंदर क्रेनियल कैपेसिटी कम थी। और बाकी ये है कि 900 टू जो 1000 सीसी है ये क्रेनियल कैपेसिटी होमो इरेक्टस के बाद ही आई थी, है ना, दैट इज इन प्लेस्टोसीन टाइम्स। तो ये वाला गलत हो गया। फिर इट वाज फेमसली निकनेम्ड तोमाई विच इज ट्रांसलेटिंग होप ऑफ लाइफ। सो ये तीनों सही है। फिर 15 पे आते हैं, which of the following pre-hominid discovery is nicknamed Millennium Man 6 million years ago? So डायरेक्टली बता देते हैं आपको। वैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ही सबका आपको टाइमलाइन बता दिया था। तो यहाँ पे ये है ओरोनिन टुगेनेंसिस। और ओरोनिन टुगेनेंसिस जो है which was found around 6 million years ago, it was discovered by Martin Pickford and Brigitte Sennew, ठीक है। फिर मिलेनियम मैल इसको इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इसको इट वाज डिस्कवर्ड इन ईयर 2000, तो इसी वजह से मिलेनियम मैल। और यहाँ पे और क्या बताना है, प्रोवाइड फीमर रिमेन्स इंडिकेटिंग रेगुलर बाइपेडल मूवमेंट। चलो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आखिर यहाँ पे टोगेनेंसिस के अंदर बाइपेडलिज्म कैसे डिस्कवर किया। तो बाइपेडलिज्म डिस्कवर किया कि जो उसकी जो फीमर वहाँ पे मिली उन सब बोन असेंबलेज के अंदर, तो फीमर मतलब थाई बोन। तो थाई बोन की जो नेक है, तो जो भी बाइपेडल होते हैं तो क्या होता है कि जो फीमर थाई बोन जो है ऑलरेडी पूरे बॉडी का वो वेट झेल रही है। तो वेट झेलने की वजह से बोन के अंदर जो जो अंदर की साइड में जो कॉर्टिकल बोन है वो थिक हो जाती है ताकि वो उसका कंप्रेशन झेल सके। तो ये भी एक अच्छा कह सकते हैं सिग्नेचर है, जिससे पता चलता है कि बाइपेडलिज्म है कि नहीं। फिर ग्रेसाइल ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस फ्रॉम रोबस्टस। तो ग्रेसाइल और रोबस्ट के बीच में फर्क है, ठीक है। और ये यहाँ पे हम डायरेक्टली चार को देख सकते हैं। फिर फर्स्ट, वैसे ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेसाइल ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस से किस तरह अलग है, न कि इनके बीच के कॉमन डिफरेंस। तो ग्रेसाइल वाला जो है आपको बताइए कि इन दोनों में जो प्राइमरी डिफरेंस हैं वो इनके डाइट की वजह से है, ठीक है। तो सीधा ही आप वहीं पे उसी चीज को देखते हैं। तो लार्ज सेगिटल क्रेस्ट नहीं, ग्रेसाइल के अंदर सेगिटल क्रेस्ट रिड्यूस्ड है। फिर यहाँ पे देखते हैं लेस प्रोनाउंस क्रेनियल क्रेस्टिंग आर्किटेक्चर। सो क्रेनियल क्रेस्ट मतलब सेगिटल क्रेस्ट, तो सेगिटल क्रेस्ट जो है वो लेस प्रोनाउंस है बिल्कुल। और स्मॉल पोस्ट कैनाइन डेंटिशन, तो कैनाइन के अलावा जो अदर टीथ है ग्राइंडिंग टीथ वगैरह तो वो भी स्मॉलर है। तो ये वाला सही है। तो आपको बताएं डायरेक्ट डाइट पे अगर आप करेंगे तो सीधा ही आपको जो बाकी जो फीचर्स हैं ग्रेसाइल और दोनों के बीच में ग्रेसाइल रोबस्ट वो क्लियरली नजर आ जाएंगे। फिर the reclassification of fossil find named Australopithecus ramidus into independent genus Ardipithecus। ये पहले एक बार बताया। तो ये है कि पहले जो आर्डिपिथेकस रैमिडस है इसको ओरिजिनली ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में जो आर्डिपिथेकस के अंदर जो फैकल्टेटिव बाइपेडलिज्म है उसकी वजह से जो चीज बाकी ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस के अंदर नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस जो है वो फैकल्टेटिव बाइपेडलिज्म नहीं है बल्कि ऑब्लिगेट बाइपेडल। तो यानी इन दोनों को फिर एक साथ नहीं रख सकते। तो उस डिस्कवरी के बाद यहाँ पे आर्डिपिथेकस जो है उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हटाकर फिर आरडी वाला दे दिया। तो ये जो जीनस जो है वो उसके इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से है कि अपोजिबल हेलक्स है
ठीक है, और साथ में पेल्विक बाइपेडलिज्म भी है दोनों। फिर 18 पे आते हैं, in the context of early hominid dental evolution, defining characteristic of Australopithecus afarensis teeth compared to living apes। ओके, तो ये यहाँ पे डेंटल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के टीथ जो है वो लिविंग एप से किस तरह से अलग है। और हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे ये जो हॉर्निंग या स्फीयरिंग कॉम्प्लेक्स है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये जो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उनके अंदर ये जो कैनाइंस हैं, अपर कैनाइंस, जिनको P3 हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि एप्स के अंदर होता है। तो एप्स के अंदर क्या होता है, अपर कैनाइन जो है उनके जो फर्स्ट प्रीमोलर है लोअर जॉ के, उसके अगेंस्ट वो शार्पन होते रहते हैं। तो उसकी वजह से ये कैनाइन जो है वो मैसिव रहते हैं, ठीक है, और शार्पन भी रहते हैं। फिर इस शेयरिंग की वजह से जो लोअर जॉ है उनमें मोलर्स के पास में एक गैप होता है जिसको डाइस्टीमा कहते हैं। तो ये सब एप्स के फीचर हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसके यहाँ पे कैनाइन साइज जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। फिर जो डायस्टीमा है, अगर कैनाइन साइज रिड्यूस हो गई है तो डायस्टीमा जो गैप है वो वो नहीं है, तो ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अर्ली होमिनिड फॉसल एंड डायग्नोस्टिक फिजिकल या एनाटॉमिकल ट्रेट्स। तो टुगेनेंसिस की बात करते हैं, जो अभी टुगेन हिल्स वाला जो टुगेनेंसिस है वो तो अभी देखा है मिलेनियम मैन। और मिलेनियम मैन के अंदर जो आपको बताया कि थिक फेमोरल कॉर्टेक्स, जो कॉर्टिकल बोन जो है वो थिक है, विच सजेस्ट कि जो फीमर जो थाई बोन जो है इट इज बेयरिंग लॉट ऑफ लोड। तो इसका मतलब है कि इरेक्ट पोस्चर है, दैट इज बाइपेडलिज्म। फिर बी अफ्रीकानस की बात करते हैं, तो दिस अफ्रीकानस टॉन्ग चाइल्ड स्पेसिमेन, जिसके अंदर एंडोक्रेनियल कास्ट। तो एंडोक्रेनियल कास्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ब्रेन जो है वो एक नेचुरली स्मूथ है, जो ह्यूमंस हैं उनकी शेप में। फिर रोबस्ट बोइजई पैरांथ्रोपोस बोइजई, तो अगेन हाइपर रोबस्ट मेगाडोंटिया, मैसिव सैगिटल क्रेस्ट ये। और फिर डी आता है कडाबा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो नाम जो है बोइजई का, वो इन्हीं लार्ज टीथ की वजह से इसको नट क्रैकर मैन भी बोलते हैं। फिर कडाबा, तो ये वाला आया पहले आया नहीं, आर्डिपिथेकस कडाबा, आर्डिपिथेकस जीनस के अंदर आता है। और इसका टाइम है 5.2 टू अराउंड 5.8, तो भी ये भी आप याद रखें, ठीक है। जिसके अंदर ये एक जो यूनिक फीचर है जो याद रखना वो ये है कि इसके अंदर जो एप्स का जो कैनाइन हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स है, जो इससे पहले देखा P3 हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स, उसमें हिंट है, उसका हिंट मिलता है, ठीक है। और इसको भी आप करेक्ट करना, होमिनिड होमिनिड। फिर लास्ट वन अर्ली होमिनिड वेरिएशंस पे, तो रोबस्टस एंड बोइजई represent a highly specialized evolutionary dead end lineage characterized by heavy cranial adaptation to process tough and fibrous vegetation। ये आइडिया आपको बहुत बार दी जाएगी क्यों रोबस्ट जो lineage है इट वेंट एक्सटिंक्ट एवोल्यूशनरी डेड एंड, क्योंकि उनकी डाइट स्पेशलाइज थी। स्पेशलाइज डाइट की वजह से जो क्रेनियल अडेप्टेशन थे वो काफ़ी मैसिव थे, है ना। सब कुछ ब्रो रिजीज हो गया, जाइगोमेटिक आर्चिस की बात करें वो है, सैगिटल क्रेस्ट है, फिर मेगाडोंटिया है, तो सब के सब जो है वो हैवी एडेप्टेशंस थे। और उनका रीजन जो था उनकी जो टफ डाइट, अब्रेसिव फूड, ये सब। तो ये वाला सही है। फिर क्रेनियल capacities of genus Australopithecus show immediate encephalization leaps roughly between 750 and 900 cc, जो गलत है। आपको बता दिया है कि इनकी जो 750 और 900 सीसी जो है ये सब होमो हैबिलिस यानी प्लेस्टोसीन के अंदर होमो हैबिलिस के बाद ही ये सब आई है ना। होमो हैबिलिस 750, फिर उसके बाद 1000 के अराउंड होमो इरेक्टस, इस तरह से, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर
ये क्रेनियल जंप जो है, एनसेफलाइजेशन लीप इतना नहीं था। सो यही है लास्ट क्वेश्चन। दिस इज इट। थैंक यू।